वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की यह क्लास नंबर 10 है, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में अब 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। आपकी यह क्लास आने वाली एग्जाम्स MPPSC प्री प्री 2020, MPPSC प्री 21-22 है ना, जिसमें कि MPPSC 2020 का सिलेबस फॉलो किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि MPPSC ने 2020 के सिलेबस में कुछ बदलाव किए, तो हमारी यह सीरीज इस नए सिलेबस पर आधारित है। सभी प्रकार के प्रश्नों को टॉपिक वाइज लिया गया है। साथ ही यह MPGK के प्रश्न, MP पुलिस और व्यापम की सभी एग्जाम जिसमें कि MPGK से प्रश्न आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास, और इतिहास के अंदर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर किसने ओरछा के मंदिरों को गिराने का प्रयास किया था? एक मुगल शासक थे औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आदेश दिया फिदाई खां को कि वे जाएं और ओरछा के मंदिरों को गिराने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिदाई खां। और जिस समय यह ओरछा गए थे मंदिरों को गिराने के लिए, उस समय ओरछा के शासक सुजान सिंह बुंदेला थे। ठीक है, यह बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, सुजान सिंह बुंदेला। और यह समय था दोस्तों 1669 का। ठीक है, यह सन था और ओरछा के शासक थे सुजान सिंह बुंदेला, जब फिदाई खां मंदिरों को गिराने के लिए मध्य प्रदेश में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने अपने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये टारगेट हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि YouTube पर हमारे इस चैनल को कंटिन्यू रन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट का जो है क्राइटेरिया पूरा करना है, जो आपकी हेल्प के बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो प्लीज, यदि आपको MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या MP में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। तो भविष्य में भी हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें प्लीज सपोर्ट करें, ताकि मैं लंबे समय तक इस चैनल पर अपनी सेवाएं आपको दे सकूं। तो दोस्तों प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अपने टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाज बहादुर से मालवा किस मुगल शासक ने छीना था? बाज बहादुर से मालवा विजय करने वाले शासक का नाम है दोस्तों अकबर। इन्होंने 1561 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नाम क्या है? अकबर। सन है 1561। इस पर 1561 में मालवा पर अकबर का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1680 में राजा छत्रसाल ने किसे पराजित किया था? सन 1680 में औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सदरुद्दीन, इन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये सदरुद्दीन ही छत्रसाल से पराजित हुए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सवाल का सही जवाब हो जाता है। अच्छा, धमौनी क्यों लिखा हुआ है, इस बारे में आप सोच रहे हो। तो सदरुद्दीन जो थे, यह धमौनी के फौजदार हुआ करते थे उस समय पे। ठीक है, सदरुद्दीन धमौनी के फौजदार, ये छत्रसाल से हार गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा छत्रसाल को मुगल शासक औरंगजेब ने कब राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो सन था दोस्तों 1706। सन 1706 में छत्रसाल को राजा घोषित कर दिया गया था। साथ ही इनको औरंगजेब के द्वारा 4000 का मनसब प्रदान किया गया था। ठीक है, ये जो मनसबदारी प्रथा है, यह मुगलों की देन है। हाँ, मुगलों की देन है। तो 4000 का मनसब जो है, यह राजा छत्रसाल को औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजा छत्रसाल के किस मुगल शासक से मधुर संबंध थे? तो राजा छत्रसाल ने 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के बाद
उनका उत्तराधिकारी जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। इनके साथ राजा छत्रसाल के मधुर संबंध रहे थे, यानी कि मित्रता पूर्वक संबंध रहे थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी? औरंगजेब की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा छत्रसाल की मृत्यु कब हुई? 1731 में राजा छत्रसाल की मृत्यु होती है दोस्तों। कब? 1731 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, 4 दिसंबर 1731। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड राज्य, है ना, बुंदेलखंड राज्य कहाँ का? स्थान का नाम है पन्ना, का अगला शासक कौन बना था? तो अगला शासक दोस्तों राजा छत्रसाल के बाद हृदय शाह बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित सतखंडा महल कहाँ स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, यह पहले भी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सतखंडा महल जिसको कि हम वीर सिंह देव पैलेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको? हम वीर सिंह देव पैलेस, वीर सिंह देव पैलेस, इस नाम से हम इसे जानते हैं। यह दतिया में स्थित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन करके आप इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है ना। नाम याद रखिएगा, सतखंडा महल, जिसको ही हम किस नाम से जानते हैं? वीर सिंह देव पैलेस। और स्थित कहाँ पर है यह? तो यह दतिया में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, करण सागर, तरनताल, करण सागर, तरनताल, सीता सागर और लाला का ताल, यह किस स्थान पर स्थित है? यह पूछा गया है। तो ये सभी स्थान दोस्तों दतिया में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा छत्रसाल ने छतरपुर नगर कब बसाया? यह पूछा जा रहा है। तो इससे एक प्रश्न और भी बन सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि छतरपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया है? छतरपुर नगर उस कंडीशन में इसका सही जवाब होगा छत्रसाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है कब? 1707 में। और 1707 में ही क्या होता है? छतरपुर नगर की स्थापना की जाती है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छतरपुर नगर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पन्ना स्थित प्राणनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ से एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि ये प्राणनाथ का मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्राणनाथ का मंदिर है पन्ना में स्थित, और यह किलकिला नदी के तट पर स्थित है। के नदी पर? किलकिला नदी के तट पर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरदौल का चबूतरा, यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से वास्तुकला में, है ना, कि अगर हिस्ट्री और वास्तुकला की बात करें तो वहां से यह प्रश्न होता है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। हरदौल का चबूतरा यह किस स्थान पर निर्मित है? यह पूछा गया। तो दोस्तों हरदौल का चबूतरा यह ओरछा में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या? ओरछा। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, कि ये खास क्यों है? तो जब जब भी ओरछा इस क्षेत्र में विवाह होते हैं तो हरदौल की मनौती, विवाह के समय में हरदौल की मनौती इस स्थान पर की जाती है, हरदौल के चबूतरे में। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, ओरछा के बुंदेला वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ओरछा के बुंदेला वंश का अंतिम शासक था वीर सिंह बुंदेला। फिर दोस्तों कौन? वीर सिंह बुंदेला। यहाँ पर वीर सिंह कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह वीर सिंह द्वितीय है ना, एक वीर सिंह जुदेव बुंदेला है वह अलग है, यह वीर सिंह द्वितीय बुंदेला यह अलग है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बुंदेला शासकों द्वारा निर्मित वीर सागर कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, बात की जा रही है किसकी? वीर सागर की बात की जा रही है। तो यह भी ओरछा में ही स्थित है ना? किस में स्थित है यह? ओरछा में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ओरछा का वह शासक जिसे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी वह कौन था? तो ओरछा का वह शासक था दोस्तों सावंत सिंह। कौन था वह? सावंत सिंह। और 1753 से लेकर 1765 तक इनका शासनकाल रहा है। 1753 से लेकर 1765 तक यह सावंत सिंह का शासनकाल रहा है। इनको ही महेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। यदि पूछा जाए कि महेंद्र की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी, है ना, यह भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यह शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई थी।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक ठीक है, चतुर्भुज मंदिर की बात की जा रही है, और ये चतुर्भुज मंदिर है कहाँ का दोस्तों? यह ओरछा का चतुर्भुज मंदिर है। तो इसका निर्माण विक्रमादित्य सिंह बुंदेला के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब किया जाता है? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला के द्वारा। यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह बुंदेला, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। वैसे जब ये एग्जाम में आया होगा ना तो यह क्वेश्चन कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बुंदेला राजपूत भी दिया हुआ है, जबकि ये कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है ना इस क्वेश्चन में। तो नाम क्या था? राजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह ओरछा शासक जिसने मराठों के आक्रमण से मुक्ति के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली थी, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है, पहले सवाल का सही जवाब देखते हैं, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए विक्रमजीत सिंह। क्या दोस्तों, उनका नाम क्या है? विक्रमजीत सिंह। तो इस प्रश्न से हम यह अनुमान लगा सकते हैं, है ना, प्रश्न को पढ़ने के बाद, क्या कि मराठों से सुरक्षा मांग रहा है कौन? मराठों के आक्रमण से सुरक्षा कौन मांग रहा है? अपने एमपी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को। तो एक समय ऐसा आया था जब भारत के बहुत से हिस्सों पर मराठों का शासन हो गया था, और अंग्रेज ने मराठों को दबाने के लिए क्या करते थे कि भारत के राजाओं से संधि कर लेते थे, है ना। तो मराठों से भारत के अन्य जो जागीरदार थे वो भी डरे हुए थे, तो वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। इस प्रकार भारतीयों ने अंग्रेजों का सपोर्ट करना आरंभ किया था। मराठों का एक समय में पूरे भारत पर बहुत ही आतंक रहा है ना। आतंक मतलब इन द सेंस कि उन्होंने साम्राज्य विस्तार बहुत किया था, अंग्रेज भी उनसे डरते थे, है ना। तो इसी डर से कि ये इनके राज्य पर, विक्रमजीत सिंह के राज्य पर मराठों का अधिकार ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली थी। अब सुरक्षा संधि में क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपनी सेना को इनके राज्य दरबार में, राज दरबार में अपना एक मंत्री रखते थे, है ना, और अपनी सेना को इनके इलाके में स्थापित कर देते थे। तो ऐसा करके उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को कैप्चर किया, और सेना के बल पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बघाट का युद्ध कब हुआ? ठीक है दोस्तों, कब हो जा रहा है बघाट का युद्ध? तो यह युद्ध 1816 में होता है। ठीक है दोस्तों, कब होता है? 1816 में, और डेट है इसकी 4 मई। 4 मई को बघाट और दतिया, है ना, इनके बीच में बघाट का युद्ध होता है। और बघाट की ओर से यह युद्ध किया था गंधर्व सिंह ने। बघाट की ओर से कौन लड़ा था? गंधर्व सिंह, गंधर्व सिंह। और दतिया की ओर से यह युद्ध किया था दतिया के जागीरदार या शासक कह सकते हैं, परीक्षित बुंदेला ने। ठीक है, तो यह इंफॉर्मेशन आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। सन है 1816। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्यकाल का वह शासक जिसने बुंदेला शासकों को आपसी एकता के सूत्र में बांधा था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बुंदेला वंश का शासन किन किन स्थानों पर था। तो एक जगह थी जिसका नाम था ओरछा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बुंदेला शासक थे। एक जगह थी पन्ना, यानी कि जगह तो अभी भी है, उस समय की मैं बात मैं कर रहा हूँ। एक जगह है दोस्तों दतिया, और एक जगह है चंदेरी। तो इन चारों स्थानों पर क्या हुआ था? बुंदेला वंश का शासन हुआ करता था। यदि बात की जाए ओरछा की, तो उस समय ओरछा में उद्धौत सिंह इनका शासन हुआ करता था। नाम है उद्धौत सिंह, यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिएगा, उद्धौत सिंह। पन्ना में उस वक्त शासन हुआ करता था छत्रसाल का। दतिया में शासन हुआ करता था दोस्तों रामचंद्र का। और इसी प्रकार चंदेरी में दुर्जन सिंह का शासन हुआ करता था। ये चारों के चारों जो शासक थे ये अलग थे, और सभी के सभी क्या थे? बुंदेला शासक थे। तो इन सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था सवाई जयसिंह ने, है ना। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी को एक किया था सवाई जयसिंह के द्वारा, है ना। और एक क्यों किया गया था? तो हुआ ये था कि प्रयाग के सूबेदार बंगस ने इस क्षेत्र पर, यानी कि बुंदेलखंड के क्षेत्र पर शासन कर अपना अधिकार करना चाहा था। तो इस कारण से सवाई जयसिंह ने इनको एकता के सूत्र में पिरोया था, ताकि बंगस जो कि प्रयाग का सूबेदार था, बुंदेलखंड पर शासन ना कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको देखना है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, आपको सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है। एक तरफ आपको दर्शनीय स्थल दिए हुए हैं, दूसरा उनका स्थान दिया हुआ है। तो इस एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछा जा सकता है कि 32वीं बावड़ी कहाँ पर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यह चंदेरी में है। बोतल हाउस कहाँ पर है, यह दिया हुआ है टीकमगढ़ में है। भवानी विलास महल कहाँ पर है, यह दिया हुआ है दतिया में है। विजय गोविंद मंदिर कहाँ पर है, तो यह ओरछा में। क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऊपर के तीनों बिल्कुल ही सही है, यानी कि 32वीं बावड़ी चंदेरी में, बोतल हाउस टीकमगढ़ में और भवानी विलास महल दतिया में है। लेकिन यह जो विजय गोविंद मंदिर है यह ओरछा में नहीं है दोस्तों। यह भी कहाँ पर है, तो यह भी दतिया में ही स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। गोविंद विजय मंदिर कहाँ पर है, यह पूछा जाए तो यह है दतिया में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चित्रकला की बुंदेली कलम का प्रमुख केंद्र रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो यह प्रमुख केंद्र दतिया रहा है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप आईएमपी करके याद रखेंगे। बुंदेली कलम रिलेटेड टू दतिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। देवास किसके द्वारा बसाया गया था। तो देवास ये 1732 में, ठीक है दोस्तों, 1732 में जब मराठों का शासन मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया था, तब तुकोजी राव और जीवाजी राव इनके हाथ में कमांड आई थी, है ना, और इन्होंने ही देवास नगर को बसाया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बघेलखंड में बघेल वंश का संस्थापक कौन था। तो 14वीं सदी में, कब दोस्तों, 14वीं, है ना, 14th सेंचुरी में बघेल वंश की स्थापना होती है। और ये बघेल वंश की स्थापना का श्रेय जाता है व्याघ्र देव को। इनका ही एक अन्य नाम है धवल। अगला प्रश्न देखेंगे। बघेल राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। बघेल वंश की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों बांधवगढ़ थी। वर्तमान में बांधवगढ़ में क्या है, नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। और यह बांधवगढ़ वर्तमान में उमरिया जिले में आता है। कहाँ पर आता है यह, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, यह उमरिया जिले में आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बघेल वंश का प्रतापी शासक कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो बघेल वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक, यानी जिन्होंने अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार किया था, वह था वीरभान सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, वीरभान सिंह। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बघेल वंश का वह शासक जिसने चौसा के युद्ध में भाग लिया था। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, चौसा के युद्ध की। एक प्रश्न तो ये बनता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1539 में होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि चौसा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इसमें कौन हारा और कौन जीता। तो इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी जीत गए थे। अब प्रश्न पर आते हैं कि बघेल वंश का वह शासक जिसने इसमें भाग लिया था, यानी कि चौसा के युद्ध में भाग लिया था, वह कौन था। तो वह था दोस्तों वीरभान सिंह। कौन था वह, वीरभान सिंह। और यह लड़ा था हुमायूं की तरफ से। चलिए, तो इस प्रश्न से आपको काफी जानकारी मिली है, आई होप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बघेल वंश के राजा रामचंद्र किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो आपको क्या करना है कि अकबर के समकालीन कौन कौन मध्य प्रदेश में शासक रहा है उन पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। तो इसे भी आप आईएमपी करके नोट कर सकते हैं। अकबर के समकालीन थे रामचंद्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और रामचंद्र सिंह ने ही क्या किया था कि अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था। इनका पुत्र था कौन, वीरभद्र सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रामचंद्र की मृत्यु के बाद यह वीरभद्र सिंह ही गद्दी पर बैठेगा। वीरभद्र सिंह भेजा गया था अकबर के दरबार में। कहाँ भेजा गया था दोस्तों, अकबर के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है टॉमस रो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अब हुआ क्या था कि टॉमस रो यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत है, या इंग्लैंड का दूत आप इसे कह सकते हैं, है ना, जो भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, उस समय यहाँ भारत पर शासन किसका था, तो जहांगीर का शासन था। तो इनको क्या करनी थी, अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ पर स्थापित करनी थी। तो इसी संबंध में बात करने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। जैसे ही दरबार में पहुंचता है, पता चलता है कि जहांगीर साहब तो घूमने के लिए अभी मांडू गए, है ना।
तो इनसे सब्र नहीं होता और इनके पीछे पीछे अप्रूवल लेने के लिए यह मांडू तक आ जाते हैं। नाम क्या है इनका? थॉमस रो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, होसंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो हुसंग शाह का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? यह मांडू में है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? मांडू हो जाएगा। मांडू में ही इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कब किया था? तो 14वीं शताब्दी में की थी। एक अन्य फैक्ट आप नोट करके लिखिएगा, यह भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? एक विजय स्तंभ है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण भी हुसंग शाह के द्वारा ही करवाया गया था। और कब करवाया गया था पूछा जाए तो चित्तौड़ विजय के दौरान यह निर्माण करवाया गया था, है ना। चित्तौड़ वर्तमान में राजस्थान में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संगीत सम्राट तानसेन को बघेल वंश के किस शासक के राज दरबार में राजाश्रय प्रदान था? तो इनको राजा रामचंद्र के दरबार में राजाश्रय प्रदान था। ठीक है दोस्तों, राजा रामचंद्र के दरबार में, किधर पे? रीवा में, है ना। राजा रामचंद्र रिलेटेड टू रीवा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश खालिस्तान सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। तो यह 1231 में, है ना। कब दोस्तों? 1231 में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में चला जाता है। यहाँ इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, है ना, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसके नियंत्रण में जाता है? तो यह इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का एक शासक था, इसके नियंत्रण में 1231 में यह चला जाता है। यानी कि 1231 बोले तो 13वीं शताब्दी की बात की जा रही थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जेल प्रहरी 2017 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई यह सोच रहा हो कि भाई यहाँ मतलब इतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो पूछे गए हैं उन पे तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन जो पूछे जा सकते हैं उनकी संभावना अधिक हो जाती है, तो उन पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। और जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर ने किस व्यक्ति को संगीत सम्राट तानसेन को आगरा आमंत्रित करने हेतु बघेल रियासत भेजा था? आपको पता होगा कि तानसेन स्टार्ट जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यह स्टार्टिंग से ही अकबर के दरबार में नहीं थे। ये राजा रामचंद्र के दरबार में हुआ करते थे। राजा रामचंद्र कहाँ के राजा थे दोस्तों? ये रीवा रियासत के राजा थे, है ना। राजा रामचंद्र, रामा लिख गया है ना, जिसको आप रामचंद्र से याद रखिएगा। रामचंद्र रीवा से आप इसे याद रखिएगा। रीवा रियासत का नाम है, रामचंद्र राजा का नाम है। तो इनके दरबार में तानसेन हुआ करते थे, तानसेन हुआ करते थे। इनका संगीत इनको पसंद आ गया होगा, ख्याति इतनी थी कि अकबर के कानों तक बात पहुंच गई, तो इन्होंने तानसेन को बुलवा लिया अपने दरबार में। और बुलाने के लिए भेजा किसको? तो दोस्तों इन्होंने जलाल खां को भेजा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अकबर ने ग्वालियर को किस वर्ष में अपने अधिकार में लिया था? तो जब अकबर की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, इन्होंने 1569 में दोस्तों, है ना, सॉरी 69 कह रहा हूँ, 1559 में, 1559 में ग्वालियर विजय कर लिया था। और 1561 तक, कब तक? 1561 तक संपूर्ण मालवा पर अकबर का अधिकार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो मुगल में अंतिम शासक, है ना, मुगलों का, मुगल का अंतिम नहीं था, परंतु अपने इस एरिया मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पर औरंगजेब के बाद मराठाओं का अधिकार मध्य प्रदेश पर हो जाता है, यानी कि मध्य भारत पर हो जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अच्छा मराठों का शासक कब होता है? तो ये 1707, है ना, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 से लेकर, 1707 था, 1607 था, 1707 ही था मेरे ख्याल से, है ना। तो तब से लेकर मराठाओं का अधिकार मध्य प्रदेश पर हो जाता है। चलिए अगला, इसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, है ना, हालांकि मेरे हिसाब से सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बांधवगढ़ जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, कहाँ पर दोस्तों? यह उमरिया जिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर सफेद शेर भी पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के शिलालेख हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि हम कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात करें तो विष्णु का मंदिर और शेष शाही तालाब,
ठीक है दोस्तों, यह भी बांधवगढ़ के किले के आसपास ही स्थित है। क्या क्या चीज, एक तो है विष्णु मंदिर और एक है दोस्तों शेषशाही तालाब। तो ये दोनों के दोनों स्थान ही आपको बांधवगढ़ में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बघेल वंश का वह वंशज जिसकी पालकी से गिरकर मृत्यु हो गई थी, यह पूछा जा रहा है, वह कौन था? तो दोस्तों वह था वीरभद्र सिंह, है ना, वीरभद्र सिंह, जिसकी पालकी से गिरकर मृत्यु हो जाती है। यह रामचंद्र का ही वंशज था। रामचंद्र की मृत्यु के बाद क्या होता है कि राजा अकबर जो होते हैं वह वीरभद्र सिंह को राजा की उपाधि देकर पालकी में बिठाकर रवाना करते कि आप जाइए और रीवा का जो है शासन आप संभालिए। लेकिन पालकी से आते आते क्या होता है कि पालकी से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य अगला शासक बनता है। कौन दोस्तों? विक्रमादित्य नेक्स्ट किंग बन जाता है रीवा का। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। मुगल शासक अकबर का वह सेनापति जिसने विद्रोह को दबाने के लिए बांधवगढ़ के किले का घेराव किया था, वह कौन था? तो बांधवगढ़ के किले का घेराव जो है वह पालदास के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। और यह लगभग 9 माह तक, ठीक है, लगभग 9 माह तक बांधवगढ़ के किले को घेरे हुए थे और 9 माह के बाद इनको सफलता मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि उस समय बांधवगढ़ के किले का शासन किसके हाथ में था? तो बांधवगढ़ के किले का शासन विक्रमादित्य के हाथ में था, विक्रमादित्य के हाथ में था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। बघेल शासक जिसने बघेल राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी थी, वह कौन था? तो वह यह काम हुआ था 1597 ईस्वी में। दोस्तों कब हुआ था? 1597 ईस्वी में। और यह करने वाले थे राजा विक्रमादित्य सिंह। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, राजा विक्रमादित्य सिंह। सन है 1597। राजधानी कहाँ से गई है? बांधवगढ़ से स्थानांतरित हुई है रीवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरपाटन किले का निर्माण कौन से बघेल शासक ने करवाया था? तो वर्तमान में अमरपाटन, यह है दोस्तों, अमरपाटन एक बहुत ही फेमस जगह है। कहाँ की? यह सतना। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। और क्या पूछा जा रहा है कि किले का निर्माण किसने करवाया था? किले का निर्माण अमर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बघेल वंश का वह शासक जिसकी 29 रानियां थी, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जिनकी 29 रानियां थी, वह कौन था? तो वह थे दोस्तों भाव सिंह, है ना, नाम के हिसाब से लोग इनको भाव देते थे और इनकी 29 रानियां थी, यह आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रीवा में रानी तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो रीवा में रानी तालाब का निर्माण यह भी भाव सिंह के द्वारा ही करवाया गया है। जैसा कि नाम ही है रानी तालाब, तो अपनी किसी न किसी रानी के लिए करवाया होगा, है ना। 29 रानियां थी, तो उनमें सबसे प्रिय इनको थी अजब कुंवरी। उनका नाम था दोस्तों अजब कुंवरी, है ना। तो इनके लिए इन्होंने रानी तालाब का निर्माण करवाया था, नहाने के लिए करवाया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन, ठीक है, हिंदी का पहला नाटक जो माना जाता है आनंद रघुनंदन को, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, यह पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी रचना की जाती है रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है, विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सन 1857 की क्रांति के समय, अब यहाँ से होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू, है ना। 1857 की क्रांति, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे। साथ ही याद रखिए, यदि आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट 1 मंथ के भीतर पूरा करना है ना। और आपकी हेल्प के बिना संभव नहीं हो पाएगा। यदि यह नहीं हुआ तो हम यूट्यूब पर बने भी नहीं रह पाएंगे, हमें यह चैनल छोड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या पढ़ रहे हैं हम कि सन 1857 की क्रांति के समय रीवा का शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय रीवा का शासक था रघुराज प्रताप सिंह, रघुराज प्रताप सिंह। और यह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के साथ में था। किसके साथ में था? यह अंग्रेजों का सपोर्टर था, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों का सपोर्टर था।
वैसे तो अपने मध्य प्रदेश में चाहे ग्वालियर की बात करें चाहे इंदौर की बात करें, सभी के सभी अंग्रेजों के सपोर्टर ही रहे हैं, है ना। और यह क्यों रहे थे? क्योंकि इनको मराठों का एक भय बैठ गया था और अपना एक स्वतंत्र शासन अपने कंट्रोल में अपने एरिया का शासन रखना चाहते थे। और अपने एरिया का शासन रखने के लिए इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, जो कि बाद में मतलब बहुत ही बुरा सिद्ध हुआ भारतवासियों के लिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ रियासत की शासिका रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की शासिका कौन थी? रानी अवंतीबाई के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की सहायता करने वाला रीवा का शासक कौन था? तो उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीवा का शासक रघुराज प्रताप सिंह, यह अंग्रेजों के भक्त हुआ करते थे। तो इनके कारण ही रानी अवंतीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते करते हार गई थी और मृत्यु को प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रीवा में रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना की है। तो रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, यह पूछा जा रहा है। वर्तमान में यह कॉलेज है क्या? जी हाँ, रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों 1922 में। और वर्तमान में यह कॉलेज ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज रीवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज रीवा, इस नाम से यह जाना जाता है। इसके संस्थापक थे गुलाब सिंह, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। गुलाब सिंह के द्वारा यह 1922 में बनवाया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रीवा का वह शासक जिसने रीवा के गोविंदगढ़ क्षेत्र से पहली बार सफेद बाघ पकड़ा था। तो ये बाघ पकड़ने वाले वीर का नाम है दोस्तों मार्तंड सिंह, है ना। मार्तंड सिंह, इन्होंने युवा अवस्था में एक बाघ पकड़ लिया था और उस बाघ का नाम उन्होंने मोहन रखा था। क्या था दोस्तों? मोहन, जो कि एक सफेद बाघ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। रीवा के बघेल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बघेल वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह ही थे। ठीक दोस्तों, कौन थे? मार्तंड सिंह। यह 1948 तक बघेल वंश के शासक रहे। 1948 के बाद क्या होता है कि बघेल रियासत यानी कि रीवा रियासत, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रीवा रियासत के नाम से, इसका भारत में विलय हो जाता है। कब? 1948 में। और मार्तंड सिंह क्या होते हैं उसके बाद एक बार सांसद भी रहते हैं उस क्षेत्र से। क्या रहते हैं दोस्तों? सांसद भी रहते हैं। ठीक है, तो ये अतिरिक्त जानकारी थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना साम्राज्य एवं गोंड वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो गोंड वंश की जानकारी हमें रामनगर अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त होती है? रामनगर अभिलेख। यदि पूछा जाए कि रामनगर अभिलेख यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हमें देखने को मिलता है। और मंडला जिला ही यह क्या कहलाता है? गोंडवाना साम्राज्य का क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? गोंडवाना साम्राज्य का क्षेत्र है। वर्तमान में यह कहाँ है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली है। महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हमने देखा है। एमपीजीके की यह 10वीं क्लास थी। इससे पहले 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। जाइए आप जाकर हमारे उस क्लास को आप देखिए। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो आप इस क्लास को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। नॉलेजेबल लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ना, क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट इस मंथ के लिए फिक्स किया हुआ है। सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरा वादा है आपसे कि इस पूरी सीरीज को करने के बाद आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे आप एमपीजीके में, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।